Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dhumeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स हम हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस लॉ का ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में थोड़ा सा पोर्शन इसका कवर कर लिया था. ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप क्या है, ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से इसको बांटा गया है, ये सारा हमने डिस्कस किया था. तो गुड्स हैं जो वो दो टाइप्स में बेसिकली यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं. गुड्स जब आपकी असर्टेन होती हैं और गुड्स जब आपकी अनअसर्टेन होती हैं. तो रूल्स रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ असर्टेन गुड्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है अनअसर्टेन गुड्स के ऊपर. ठीक है, तो सेक्शन 18 है इस एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, जो कि हमें अनअसर्टेन गुड्स के रूल के बारे में बताता है. Uncertain goods or future goods. The property in goods does not pass to the buyer unless and until the goods are ascertain. प्रॉपर्टी जो है, गुड्स जो हैं, वो तब तक बायर को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी जब तक वो असर्टेन नहीं हो जाती. कहने का मतलब अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स जो हैं वो पास नहीं की जाएगी बायर को. ठीक है, जब तक वो असर्टेन नहीं हो जाती. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स इज नॉट अ सेल. वो सेल नहीं होती है. अनअसर्टेन गुड्स जो जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो या जो आप सेल कर रहे हो वो आपके पास गुड्स है ही नहीं. ठीक है, तो वो आपके पास नहीं है, वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकती हैं. तो वो सेल नहीं होगी. वो क्या होगा? वो एग्रीमेंट होगा. एग्रीमेंट टू सेल होगा, वो सेल नहीं होगी. तो आपका जो असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स हैं ये जरूरी है. असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर ट्रांसफरिंग एन एग्रीमेंट इनटू द सेल. एग्रीमेंट को सेल में ट्रांसफर करने के लिए गुड्स का असर्टेन होना जरूरी है. अनअसर्टेन गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. अनअसर्टेन गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एन एग्रीमेंट टू सेल इनटू द सेल. अनअसर्टेन गुड्स कभी भी एग्रीमेंट को सेल नहीं बनने देती है. द प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नहीं ट्रांसफर की जाएगी इवन इफ द पार्टीज एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. चाहे पार्टीज ही क्यों ना अपनी एक्सप्रेस इंटेंशन दे दे, लेकिन फिर भी पास नहीं की जाएगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते टू द बायर अनलेस दीज आर नंबर्ड और आइडेंटिफाइड. जब तक ये नंबर ना हो, बताएं कितने उसको नंबर ऑफ शेयर चाहिए, या जब तक वो आइडेंटिफाइड ना हो जाए तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते. तो असर्टेन गुड्स कौन सी है? जो आइडेंटिफाइड की जा सके. ठीक है, तो जब तक आपकी गुड्स जो हैं वो अनअसर्टेन है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी. एक्स ने एग्री किया सेल करने के लिए वाई को 100 क्विंटल्स ऑफ राइस आउट ऑफ द लार्जर क्वांटिटी बाइंग इन हिज ग्रेनरी. ठीक है, तो चाहे इवन इफ एक्स ने रिसीव कर लिया है प्राइस को और गिव्स अ वाई डिलीवरी ऑर्डर कि वो डिलीवर कर देगा. वाई ने भी अपना जो है डिलीवरी ऑर्डर दे दिया है कि मुझे ये डिलीवर कर दो. प्रॉपर्टी जो है वो तब तक पास नहीं होगी जब तक जो है गुड्स आपकी असर्टेन नहीं हो जाती. ब्लक में से जो वाई को चाहिए वो उसको अलग नहीं कर देता. ओके, तो ट्रांसफर ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. पहला, आपकी जो गुड्स हैं असर्टेन होनी चाहिए. ओके, द गुड्स मस्ट बी एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एप्रोप्रिएटेड होनी चाहिए. अब देख लेते हैं असर्टेनमेंट और एप्रोप्रिएशंस क्या है. असर्टेन का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स टू बी डिलीवर्ड. जो हमने गुड्स डिलीवर करनी है उसको आइडेंटिफाई करना. बट मेयर सेटिंग अपार्ट और सिलेक्शन बाय अ सेलर ऑफ द गुड्स which he intends to pass to the buyer is not sufficient. सेलर के बारे में बात कर रहे हैं कि सेलर ने कुछ पार्ट अलग करके रख दिया, सिलेक्ट करके रख दिया कि ये उसने बायर को देना है, इतना सफिशिएंट नहीं होगा. Addition to the ascertainment, something more is required to be done for the transfer of property.
प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, और वो समथिंग क्या है, वो समथिंग एप्रोप्रिएशन और असर्टेनमेंट है, जिसके बीच में इन्वॉल्व होती है एलिमेंट ऑफ कॉमन इंटेंशन। एलिमेंट ऑफ कॉमन इंटेंशन, बायर भी तो उस चीज़ को लेने के लिए रेडी होना चाहिए ना, उसको भी पता होना चाहिए कि उसको क्या चीज़ डिलीवर होने वाली है, और सेलर को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या चीज़ डिलीवर करनी है। तो दोनों की कॉमन इंटेंशन का होना जरूरी है। Appropriation of the goods to the contract means the goods have become subject of the contract of sale with the mutual consent of buyer and seller, and the property passes to the buyer. Buyer और seller दोनों की mutual consent का होना जरूरी है, जो कि subject है contract of sale का। subject क्या है हमारा, goods। दोनों को पता होना चाहिए कि उसने कौन सी goods लेनी है, उसने कौन सी देनी है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कहा है एग्जाम्पल में। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ 100 बेल्स ऑफ फेयर बंगाल कॉटन आउट ऑफ 5000 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ द डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस लेइंग इन द सेलर्स वेयर हाउस। सेलर ने सिलेक्ट कर लिया 100 बेल्स ऑफ फेयर बंगाल कॉटन। इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर पासिंग द प्रॉपर्टी, ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने अपने वेयर हाउस में से सेट असाइड करके रख दिया, अलग निकाल के रख दिया। ये जो एक्ट है ये इंडिकेट करता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन टू एप्रोप्रिएट की इंटेंशन बता रहा है। ठीक है, तो मैटर जो है वो अभी बाकी है, बाकी इंटेंशन पे रह गया। सेलर जो है वो अपना माइंड चेंज भी कर सकता है, वो किसी और को भी दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो कहने का मतलब दोनों चीज़ें होनी जरूरी है। पहला, सेलर ने तो अपनी इंटेंशन बता दी, ठीक है, उसके बाद जो बायर है उसको भी पता होना चाहिए कि उसने क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। टू द बायर इज एन अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ द बेल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, यूजली डन बाय द सेलर बाय गिविंग द नोटिस टू द बायर। सेलर जो है बायर को नोटिस देगा दैट द बेल्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, जो बेल्स हैं वो डिलीवरी के लिए रेडी है, और बायर ने अपनी असेंट भी दे दी है, assent to the appropriation by saying that he will take the delivery thereof, कि वो इस चीज की डिलीवरी लेगा। ठीक है, it is at the stage that the goods are ascertained and unconditionally appropriated by the seller with the assent of the buyer। ये इस टाइम पे प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं कि गुड्स जो आपकी असर्टेन भी हो चुकी है और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हो चुकी है बायर के द्वारा। किसकी असेंट के साथ, बायर की असेंट के साथ, सेलर के द्वारा अप्रोप्रिएट हो गई है और असेंट बायर ने दे दी है कि वो इन चीज़ों की डिलीवरी लेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। सॉरी, उसके बाद है असेंशियल्स ऑफ वैलिड एप्रोप्रिएशन। वैलिड एप्रोप्रिएशन के क्या क्या असेंशियल्स हैं। गुड्स टू बी एप्रोप्रिएटेड मस्ट आंसर द डिस्क्रिप्शन बोथ एज टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बताना चाहिए उसको। ठीक है, जो गुड्स आपने एप्रोप्रिएट करी है उसके बीच में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आनी चाहिए जो आपने बताई थी। एप्रोप्रिएशन जो है वो इंटेंशनल होनी चाहिए। एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड ईदर बाय सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और द बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर। दोनों में से कोई भी एप्रोप्रिएशन कर सकता है, लेकिन एक अदर पार्टी की असेंट के साथ। एप्रोप्रिएशन मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का क्या मतलब है, सेलर शुड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेलर के पास कोई भी राइट दोबारा नहीं बचेगा कि वो इन्हीं चीज़ों को किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड बायर को, सेकंड बायर को वो सेल कर दे। ठीक है, कोई भी उसके पास रिजर्व नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो क्या कह रहे हैं इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ 20 होग्सहेड ऑफ शुगर आउट ऑफ द लार्जर क्वांटिटी। 4 उसने बायर ने पहले ही ले लिए थे, तो सब्सिक्वेंटली जो सेलर है वो फिल्ड करेगा 16 मोर एंड इन्फॉर्म करेगा बायर को हु प्रॉमिस टू टेक देम अवे, कि जिसने लेने का प्रॉमिस किया है। बट इससे पहले ही वो जो गुड्स हैं वो लॉस्ट हो जाती है, तो बायर को जो है
bear the loss of property in goods were unconditionally appropriated to the contract by the seller। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अप्रोप्रिएट हो चुकी हैं अनकंडीशनली, और सेलर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो इन चीज़ों को दोबारा किसी और को सेल कर सके। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। मेथड्स में क्या आ जाता है, देखो दो मेथड हैं। पहला, वेयर द सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, उसने अपने पास कोई भी राइट नहीं रखा डिस्पोजल का। और जहां पर सेकंड है, जहां पर सेलर के पास राइट होता है डिस्पोजल का। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखते हैं, वेयर द सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, when in the presence of the contract, seller deliver the goods to the buyer or the carrier of the other bailor for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods और टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब जो क्या कह रहे हैं, जब जो आपका सेलर है वो डिलीवर कर दे गुड्स को बायर को या उसके किसी एजेंट को, बेलर को, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है ट्रांसमिट करना, बायर तक चीज़ों को पहुंचाना, और उसने अपने पास अपना कोई भी राइट नहीं रखा कि वो इन चीज़ों को फिर से सेल कर सके, तो ऐसा माना जाएगा डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली कि उसने एप्रोप्रिएशन कर दी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। Thus, the moment of goods are selected in accordance with the terms of the contract। जो मोमेंट है गुड्स का वो सिलेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर। एंड डिलीवर टू द कैरियर बिकम्स द एजेंट ऑफ द बायर एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer immediately provided the buyer has not reserved the right of the disposal। ओके, जो गुड्स हैं वो इमीडिएटली किसके पास पहुंच चुकी हैं, सेलर के पास बायर के पास पहुंच चुकी है। तो ये हो गया आपका मेथड 1, एप्रोप्रिएशन वेयर द सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। सेकंड है वेयर द सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, जब सेलर के पास राइट होता है डिस्पोजल का। तब सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेलर के पास रिजर्व है राइट डिस्पोजल का गुड्स टू हिमसेल्फ अंटिल सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब तक कुछ कंडीशंस है जो वो पूरी नहीं हो जाती, प्रॉपर्टी जो है वो पास नहीं होगी। इवन इफ द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर और द अदर बेलर फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर, चाहे वो गुड्स हैं जो वो बेली के पास कैरियर के पास ट्रांसमिशन के लिए बायर को पहुंचा दी गई है, बायर को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिट हो गई है, तो बायर उस केस में ऑनरशिप नहीं लेगा कब तक, जब तक वो कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती जो कि सेलर ने लगाई है। कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेलर आर सेटिस्फाइड। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, देखो सेलर के पास ये राइट है, डीम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के बीच में ऐसा माना जाता है कि सेलर के पास राइट है। Where the goods are shipped or delivered to the railway administration for the carriage by the bill of lading and delivered to railway receipt, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent। जब जो आपकी गुड्स हैं वो शिफ्ट की गई हैं या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा दी गई है बाय द बिल ऑफ लेडिंग और डिलीवर टू द रेलवे रिसिप्ट, उस केस में जब तक जो है गुड्स डिलीवर नहीं हो जाती तब तक बायर के सेलर के पास ही राइट होता है। द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर, तो जो गुड्स डिलीवर होंगी वो सेलर के ऑर्डर पे ही होगी या उसके एजेंट पर ही होगी। ठीक है, तो सेकंड है वेयर द सेलर ड्रॉज ऑन द बायर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज for the price and sends the same to him together with the bill of lading or railway receipt to secure the acceptance or payment। जब जो सेलर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है प्राइस के लिए और उसने बीच में साथ में बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट भी सेंड कर दी है पेमेंट के लिए, प्रॉपर्टी जो है वो पास नहीं होगी बायर को जब तक वो उसकी पेमेंट नहीं कर देता।
ठीक है। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो बायर को वो बिल ऑफ लेडिंग रेलवे रिसिप्ट वापस करना होगा। अगर वो रॉन्गफुली रिटेन करता है बिल ऑफ लेडिंग को, रेलवे रिसिप्ट को रॉन्गफुली अपने पास रखता है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। उस केस में प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में भी सेलर के पास ही राइट रिटेन होते हैं। तो क्या कह रहे हैं इस केस में, bales of paper were sent to the buyer by the railway. The railway receipt was to be collected by him from the bank on payment. He paid or received the document. But before the goods were destroyed by fire, जब वो गुड्स उसको क्या होती मिलती, उसने पेमेंट कर दी है, जब उसको गुड्स मिलती उससे पहले ही वो जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है बाय फायर, तो सेलर वहां पर लायबल होगा लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो बिफोर द ट्रांसफर टू बायर होगा। बिफोर, अभी ट्रांसफर हुई नहीं है, उससे पहले ही नुकसान हो गया। क्योंकि देखो उसने चाहे पेमेंट कर दिया, अगर वो पेमेंट नहीं करता तब राइट किसके पास थे, तब सेलर के पास थे। तब ऑनर कौन था? सेलर था। अब जब उसने गुड्स उसको अभी मिली नहीं है, उसने बेशक पेमेंट कर दी है, लेकिन जो उस केस तो वही है ना कि जो सेलर है उसके पास ऐसा डीम्ड होगा कि उसके पास अभी राइट है। जब तक वो डिलीवर्स नहीं हो जाती तब तक राइट उसके पास ही है। जब गुड्स डिलीवर हो जाती उसके बाद नुकसान होता तो बायर का था ही था, वो क्लियर था। तो अगर वो गुड्स ट्रांसफर से पहले ही खत्म हो चुकी हैं, नुकसान हो चुका है उसका, तो वो नुकसान किसका होगा? वो सेलर का होगा। सो दिस वाज होल अबाउट योर टुडेज क्लास, रूल्स रिगार्डिंग द अनअसर्टेन गुड्स। आई होप ये आपको सारी क्लियर होगी। सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा, मेथड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड देन असर्टेनमेंट एंड एप्रोप्रिएशन का क्या मीनिंग है, क्यों जरूरी है, ये चीज़ मैंने आपको आज बता दी है। तो बाकी का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।